अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam to all of you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you. अच्छा जनाब, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके जनाब। जनाब, लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी? लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 इम्प्लीमेंट की थी। लैब नंबर 1 में जो था वो हमारे पास कि हाउ टू क्रिएट द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग अरवाइन लाइब्रेरी, किस तरीके से अरवाइन लाइब्रेरी को हम अपने प्रोजेक्ट में लिंक करवाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर को किस तरीके से एक्टिव करते हैं, लिंक करवाते हैं और अपने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखते हैं। राइट, यही बात हुई थी। लैब नंबर 2 में हमने फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी कि फर्दर क्या कुछ फंडामेंटल से। अच्छा जनाब, तो जिसमें हमारे पास 4 टाइप के रजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे। कौन बताएगा कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे? 10611 अलीना फ़हीम इब्राहिम। जी जनाब, कौन कौन से हमने रजिस्टर्स यूज़ किए थे? क्या हम ऑडियो पे बात कर सकते हैं? माइक सही काम नहीं कर रहा। चलें फिर हम किसी और से बात करते हैं। फैसल मलिक 10567। यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जनाब, जी जनाब, आ रही है आपकी आवाज़ क्लियर। ये जी मुझे सर। बताएं कि कौन कौन से रजिस्टर्स हमने यूज़ किए थे। सर वैसे तो रजिस्टर जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। हम्म एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर को हम ए एक्स से या ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस रजिस्टर को बी एक्स से या बी एक्स से वो रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है हमारे पास काउंट रजिस्टर, उसको हम सी एक्स से या सी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है सर हमारे पास डेटा रजिस्टर, जिसको हम ई डी एक्स से या डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं सर। जनाब, रजिस्टर हमारे बहुत किस्म के होते हैं, सिर्फ 4 नहीं होते। लेकिन जो आपने सर लेकिन बताया वो हमने भी सर हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं, यहीं पे लेकिन सर। ये किस टाइप के रजिस्टर्स हैं? हाँ, सवाल एग्जैक्टली ये है कि ये जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, ये रजिस्टर हैं। इन ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनी आइडिया अबाउट सर इट? सर ये असेंबली लैंग्वेज में तो यही यूज होते हैं ना सर। अब वो तो होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है? फोर बेस सर, आपने कहा था कि सर जो आपने वो 4 बताए थे रजिस्टर, हाँ तो सर हम जैसे स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे ई ए हाँ एक्स, ई बी एक्स, हाँ। सर हम उसे लॉजिकल जर्नल पर्पस। लॉजिकल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जर्नल पर्पस सही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये 4 किस्म के जो रजिस्टर हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, इनको कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस इसलिए कहते हैं कि एक तो इनका अपना स्पेसिफिक भी कोई काम है, कि जैसे अगर हम स्पेसिफिक ए एक्स की बात करें तो वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। सी एक्स की बात करें तो वो लूप में इस्तेमाल होता है। आज हम लोग जब लूप पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि भाई सी एक्स वाकई में लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसीलिए इसी तरीके से डी एक्स जो है वो डेटा रजिस्टर आता है। इनका अपना स्पेसिफिक भी काम है, लेकिन हम इनसे जर्नल पर्पस वर्क भी लेते हैं कि लाइक वैल्यू को
हमने अगर ऐड करवाना है तो रजिस्टर ऐड करवा लिया, वैल्यू को स्टोर करवा लिया टेम्परेरी तौर पर, उनको EX में मूव करवा दिया। तो ये तमाम बाकी जो हम अगर पॉइंटर रजिस्टर्स की बात करें, लाइक फ्लैग रजिस्टर, कैरी रजिस्टर, इन सब का अपना स्पेसिफिक काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन इन चारों का अपना स्पेसिफिक काम होते हुए भी कुछ वर्क ऐसा है कि जो हम लोग अपने जनरल पर्पस वर्क में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको जनरल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है। सही है क्लास। उसी तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं कि किस तरीके से हमने अपना प्रोजेक्ट लिंक करवाया था अरवाइन लाइब्रेरी के साथ, असेंबलर को किस तरीके से कनेक्ट करवाया था, और अपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरीके से लिखा था। फिर उसके बाद अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे कि जो आज हमने करनी है, राइट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप लोग। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले C++, विजुअल C++ का टेम्पलेट आप लोगों ने उठाना है, उसमें कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जस्ट प्रोजेक्ट का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लैब नंबर 3 एंड 4 की बात कर लेता हूँ कि जो आज हम लोगों का वर्क है वो इस फाइल पे करेंगे। वहां से आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है और ओके कर देना है। आपके पास एक UI आएगा, उस UI में आपने नेक्स्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद फिनिश कर देना है और आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जनाब मोहम्मद उमर सर, लैब नंबर 1 एंड 2 का पोर्टल क्रिएट कर दें LMS पर प्लीज। आपका लैब नंबर 1 और 2 का पोर्टल क्रिएट है, लेकिन पहले वीक में नहीं है, आपका 5वें वीक में है, क्योंकि 5वें वीक में आप लोगों की लैब नंबर 1 लैब नंबर 2 हुई थी ना, जो मेरे पास है भाई। तो मैंने सारा कंटेंट वहां से हटा दिया था, अपना नया कंटेंट वहां पे दिया है। तमाम वीडियो लेक्चर पिछली क्लास के भी मौजूद है, GCR पे भी मौजूद हैं। और दूसरी बात रही, तो मैंने आप लोगों को टास्क के लिए कहा था कि अभी सबमिशन नहीं देनी किसी भी टास्क की, वो आज मैं बताऊंगा कि क्या हिसाब किताब है उसका, ठीक है। सबमिशन अभी देनी ही नहीं थी, इसलिए मैंने कोई पोर्टल भी नहीं बनाया था उसका। तो वो मैं आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या है, किस तरीके से है और किस तरीके से हम कंपनसेट करते हुए चलेंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर उमर क्लियर है भाई पॉइंट? कोई सवाल है इसके अलावा तो पूछ लें। और चलिए जी, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे वंस हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा बिल्ड कस्टमाइजेशन, और सबसे पहले आपने इन दोनों पर चेक लगाना है। ये क्या है? आपका असेंबलर है कि आप इस प्रोजेक्ट में असेंबलर यूज करने जा रहे हो, तो आपने सबसे पहले असेंबलर क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर तीसरा स्टेप क्या है कि आपने राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पे और असेंबली लैंग्वेज की फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, न्यू आइटम। न्यू आइटम पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि ये C++ की फाइल .cpp की फाइल उठानी है, बट इसको नाम देना है आपने, फॉर एग्जांपल माय फाइल 1.asm, ये असेंबली लैंग्वेज की फाइल होगी जनाब। फाइल का नाम देना है .asm, देन ऐड करवा देना। अब ये आपकी फाइल जो है वो ऐड हो जाएगी। फाइल ऐड होने के बाद चौथा स्टेप क्या है? आपने राइट क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट पे, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहले मेक श्योर करना है कि माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर आ गया या नहीं। वो आपके पास आएगा ही तब कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले बिल्ड कस्टमाइज करके माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर ऐड करवाओगे। ये मत कर देना कि पहले फाइल करवाई फिर उसके बाद फिर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर करवाओगे, फिर प्रॉपर्टी में ये नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो आप इसमें पाथ कैसे इंक्लूड करोगे? फिर फाइल में मसले होंगे, नहीं चलेगी फाइल।
फिर उसके बाद गालिबन लिंकर की जर्नल प्रॉपर्टी में जाकर आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, और इस पर एडिट करना है। और अरवाइन लाइब्रेरी यूज करते हुए आपने अरवाइन का फोल्डर ऐड करवा देना है जहां पे आपका इंस्टॉल हुआ होगा। तो सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्टरी है, यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फोल्डर, देन ओके। फिर उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो इनपुट में जाकर एडिशनल डिपेंडेंसीज में जाकर आपने यहाँ पे लिखना है अरवाइन 32.lib, अरवाइन की लाइब्रेरी फाइल, इसको ओके कर देना है। फिर तीसरा जो आखिरी काम है आप लोगों का वो ये है कि पाथ इंक्लूड करना है अरवाइन का। तो आप यहाँ पर जाएंगे, अरवाइन के फोल्डर में इंटर होंगे और यहाँ से इसका पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ये आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाई करें और ओके करें। अब आपकी ये फाइल जो है वो लिंक भी हो गई किससे, अरवाइन की लाइब्रेरी से, और आपका असेंबलर भी जाग गया। उसके बाद कोड पे आने के बाद हमने सबसे पहले लिखा था भाई इंक्लूड अरवाइन 32.inc, ये इंक्लूड फाइल करवाए। देन उसके बाद एक सेगमेंट बनता है डाटा सेगमेंट, देन दूसरा बनता है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर हम एक प्रोसीजर बनाते हैं मेन प्रॉक के नाम से, और उसके बाद इस प्रोसीजर की जो भी कोडिंग एंड होती है एग्जिट का कीवर्ड लगाते हैं। देन उसके बाद मेन एंड प्रोसीजर करते हैं, फिर एंड मेन करते हैं। ये हमारे पास गालिबन एक क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि हम फॉलो करते हैं। मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम को चेक कर लूँ कि भाई क्या मेरा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है, सही वर्किंग में है या नहीं। तो मैं सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लेता हूँ मूव EAX 10, और मैं यहाँ पर वन का मेथड लिखता हूँ कॉल राइट डेसिमल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल वेट MSG। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। जनाब, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। हम अपने प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो ये प्रोग्राम गालिबन सही से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ये थी हमारी लैब नंबर 1 ओवरऑल। लैब नंबर 2 में हमने कुछ फंडामेंटल्स पढ़े थे। क्या फंडामेंटल्स हैं, जो जो कुछ याद आ रहा है आप लोग शेयर कर लें जल्दी से। एक तो हमने रजिस्टर्स पढ़े थे 4, या ये आप लोगों ने बता दिए। उसके अलावा और क्या चीज पढ़ी थी? निमोनिक्स टर्म क्या होती है ये पढ़ी थी, निमोनिक्स। जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर दिया करें ताकि पता तो चले पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं मूव EAX 10, इस लाइन को क्या कहा था हमने, क्या पढ़ा था इसके बारे में? 10 जो है सर वो EAX रजिस्टर में चला इटसेल्फ इसको कहते क्या हैं, इस इंस्ट्रक्शन को ही क्या कहते हैं? निमोनिक्स आप जो कह रहे हैं सर वो होगी। इसमें निमोनिक्स ये है सिर्फ मूव। मैं इस पूरी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने ये वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी? फॉर एग्जांपल ऐड EAX 2, सही है, सबट्रैक्ट EBX 3, सही है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई EBX, इसी तरीके से आई मल पढ़ी थी आप लोगों ने EDX EBX। ये मैं सिर्फ अनचेंड एक रजिस्टर लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसी तरीके से डिवाइड हम आज पढ़ लेंगे,
कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज रहती थी हमारे पास डिवाइड में भी, फॉर एग्जांपल बस ये लिख देता हूँ क्लास, इसमें जो निमोनिक्स है ना वो बेसिकली ये हैं, these all are mnemonics like move, add, sub, multiply, imul, divide और idiv, these all are the mnemonics। mnemonic क्या है? एक टर्म है कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी एड्रेस की, इंस्ट्रक्शन की। तो हमने कुछ फंडामेंटल में ये चीज पढ़ी थी जी, कीवर्ड्स कह सकते हैं आप इसको। ये इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपके जो भी ये ऑपरेंड्स होते हैं ये इन पर डिपेंड होते हैं। जब तक कि ये निमोनिक्स नहीं होंगे, जब तक कि ये निमोनिक्स नहीं होंगे तब तक कि ये आपके ऑपरेंड्स जो हैं वो कोई भी मीनिंग नहीं रखते। यानी अगर मैं यहां से ये वाली इंस्ट्रक्शन हटा देता हूं मूव की, तो देयर इज नो मीन फॉर दिस, राइट? ये बात कितनों को समझ में आती है? सर ये मल और आई मल का डिफरेंस बता दीजिए। हाँ बता देते हैं। अभी अभी सिर्फ मैं यहाँ पे ये मैंने सवाल किया था कि भाई व्हाट इज इट, इसको कहते हैं एड्रेसिंग मोड। क्या कहते हैं? एड्रेसिंग मोड। देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। कौन बताएगा कौन कौन से थे? कौन कौन से थे एड्रेसिंग मोड? शाबाश बताइए। एक एड्रेसिंग मोड ऐसा था, एक एड्रेसिंग मोड ऐसा था कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव EAX, सॉरी यहाँ पे EAX कॉमा EBX, इसी तरीके से एक एड्रेसिंग मोड ऐसा था कि हमारे पास चलो ये 2 टाइप के एड्रेसिंग मोड थे हमारे पास। कौन बताएगा? इमीडिएट मोड, वेरी गुड। अब ये मुझे बताएं कि इन दोनों में से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कौन सा है? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है कि जिसमें एक ऑपरेंड रजिस्टर होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये वाला क्या है? रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है कि जिसमें और दोनों ऑपरेंड क्या हैं? रजिस्टर हैं इटसेल्फ, राइट? अब यहां पर क्या ये वाली एड्रेसिंग मोड अलाउ थी कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 कॉमा EAX और मैं यहाँ पे एक लिख दूं तो मूव EAX कॉमा 2, तो अब बताएं क्या ये चीज अलाउ होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? वजह कोई सर रीजन क्योंकि बताएगा? जी जी बताइए। रजिस्टर 10 में सेव थोड़ी होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका अपना बाय डिफॉल्ट क्या है, नेचर क्या होता है इस इंस्ट्रक्शन का कि भाई हमारे पास जो ऑप कोड होता है, ये ऑप कोड है ना, ऑप कोड के बाद जो पहला ऑपरेंड कहलाता है वो क्या कहलाता है? डेस्टिनेशन। और दूसरा ऑपरेंड क्या कहलाता है? सोर्स। कि भाई यहां से आ रही है 2 की वैल्यू, तो डेस्टिनेशन ऑलवेज कंटेनर क्या है? या तो ये वेरिएबल हो सकता है या तो कोई रजिस्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मुझे एरर दे देगा कि भाई यहाँ पर डेस्टिनेशन इमीडिएट ऑपरेंड नॉट अलाउड। तो अगर मैं यहाँ पर इस एरर लिस्ट पे इस एरर पे जाता हूँ तो वो मुझे इस इंस्ट्रक्शन पे एरर देगा। ये इंस्ट्रक्शन तो सही है, डेस्टिनेशन ऑलवेज द वेरिएबल और रजिस्टर, ये बात तो तय होगी क्योंकि यहां से वैल्यू उठ के डेस्टिनेशन में सेव होती है। अब इसी तरीके से क्या ये चीज अलाउ थी? या हो सकती है ये चीज अलाउ? नो सर। सर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है कि ये दो नंबरों को ऐड तो कर देगा, लेकिन ऐड करने के बाद डेस्टिनेशन पे स्टोर करवाएगा, लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ कोई रजिस्टर और वेरिएबल नहीं है। दिस ऑल आर द फंडामेंटल जो कि हमने डिस्कस किए थे किसमें? अपनी लैब नंबर 2 में। के रिव्यू करते हुए चलते हैं। सैंपल कोड हमारे पास कुछ ऐसा था, सही है। अरवाइन के कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन हमने यूज किए थे?
लिस्ट डाउन कीजिए। अरवाइन के कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए थे? डॉट कोड डॉट डाटा। नहीं, ये प्री डिफाइंड फंक्शन थोड़ी है, फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऑफसेट भी यूज नहीं किया हमने, ऑफसेट कहाँ यूज किया था? ऑफसेट तो आज यूज करेंगे। जी हाँ, राइट इंटीजर सही है, राइट स्ट्रिंग, राइट डेसिमल। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें तो मैंने यहाँ पर वेट मैसेज लिखा था। ये सब क्या था? जब भी जो भी कॉल से हमारे पास इंस्ट्रक्शन कॉल, कोई भी मेथड कॉल हो या अरवाइन का प्री डिफाइन क्या होता है, फंक्शन होता है जो कि हमें अरवाइन बने बनाए कुछ फंक्शन देता है। कोई भी आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो हमें अरवाइन राइट इंट, राइट डेसिमल, जिस टाइप की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन देता है। इसी तरीके से रिजल्ट को होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम कहते हैं कॉल वेट मैसेज। डंप रजिस्टर का एक मैसेज यूज किया, एक इंस्ट्रक्शन यूज की थी। वो क्या कर रहा था कि भाई जब हमारे पास आउटपुट आ रहा था तो साथ साथ रजिस्टर्स की पूरी लिस्ट भी हमारे पास एज आउटपुट के तौर पर आ रही थी, ताकि हम देख लेते हैं भाई कौन सा रजिस्टर में इस टाइम कौन सी वैल्यू पुट हो रही है। रेडिक्स के डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने कॉमन रेडिक्स पढ़े थे, ये भी सबको पता होनी चाहिए। किसी भी वैल्यू के बाद अगर एच लगा हुआ है तो ये रेडिक्स मेक श्योर करता है कि भाई कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कोई डेसिमल वैल्यू है। इसी तरीके से इनकोडेड रियल है, बाइनरी है। और अगर किसी भी वैल्यू के बाद अगर कोई रेडिक्स नहीं लगा हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, वो डेसिमल अज्यूम करता है उसको। सही है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। दो टाइप के सेगमेंट्स पढ़े थे, कौन से? डेटा सेगमेंट जिसमें हम तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं। कोड सेगमेंट में इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है। डेटा रजिस्टर्स हमारे पास कुछ थे, 4 किस्म के रजिस्टर्स पढ़े थे हमने, AX, BX, CX और DX। एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। सम अरवाइन प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे, कॉल राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल। नहीं जनाब, निमोनिक्स के बाद कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि निमोनिक्स के बाद कोई वेरिएबल या रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन ये शर्त नहीं है कि रजिस्टर ही होना चाहिए, ये कहीं शर्त नहीं है। वेरिएबल भी हो सकता है, कोई ऐसी टर्म जो कि एक कंटेनर के तौर पर यूज हो रही हो, जस्ट लाइक वेरिएबल। इसी तरीके से फिर हमने 2 नंबरों को ऐड किया था। क्या इंस्ट्रक्शन लिखती है कि भाई मूव EX के अंदर ये वाली वैल्यू भेज दो, ऐड करवा दो 4000 को 40,000 को किससे, 10,000 की वैल्यू से, तो 50,000 हमें रिटर्न करके देगा। डंप रजिस्टर ने क्या किया था, तमाम रजिस्टर की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करके दिया था। अब ये हमारे पास इसके बारे में जो हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई इंक्लूड का क्या काम था, डाटा क्या होता है, कोड मेन प्रोसीजर क्या होता है, तो इसके बारे में तमाम डिस्क्रिप्शन देख ली थी कि भाई क्या कर रहा था ये काम। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन पे आए थे। अब जनाब यहाँ पे मैं सवाल करूंगा और आप लोग मुझे जवाब देंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन क्या थी। कि एक मल्टीपल की जो स्टेटमेंट थी मल, उसको कहते हैं कि भाई अनसाइन मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन कहलाती थी। अनसाइन वो नंबर होता है जो कि पॉजिटिव नंबर होता है। इसके 3 वर्जन थे, हमने पढ़े थे। पहला वर्जन क्या था कि भाई अगर फर्स्ट वर्जन ऑफ द मल्टीप्लाइज 8 बिट का पहला वर्जन था, 16 बिट का दूसरा वर्जन था और 32 बिट का तीसरा वर्जन था। मैक्सिमम जो विजुअल स्टूडियो हमें रजिस्टर प्रोवाइड करता है वो 32 बिट के प्रोवाइड करता है। अभी तक 64 बिट का कोई रजिस्टर हमें नहीं मिलता किसी भी टूल में। तो विजुअल स्टूडियो में जो रजिस्टर यूज हो रहे होते हैं वो कौन से हो रहे होते हैं, 32 बिट के हो रहे होते हैं। सही है। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के दौरान कोई बड़ी वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पर मिलती है तो वो कौन से 2 रजिस्टर हैं जो कि उन वैल्यू को हैंडल करते हैं? जी जनाब। एक बड़ा नंबर किसी दूसरे बड़े नंबर से, और वो नंबर इतना बड़ा है कि वो 32 बिट से वैल्यू एक्सीड कर रहा है, तो बताइए कौन से 2 रजिस्टर हैं जो उस वैल्यू को हैंडल करेंगे?
सिर्फ EAX? 2 रजिस्टर आएंगे सर इस केस में। EAX के 2 रजिस्टर आ जाएंगे, ये कह रहे हैं आप कि EAX के 2 रजिस्टर आ जाएंगे? EAX और सर एक और जो होता है वो। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो कौन सा होता है? EDX, EAX और EDX रजिस्टर होते हैं कि जो वो ओवरफ्लो वैल्यू को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो इन दोनों का काम होता है ये। तो हमने एक एग्जांपल की थी कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल मूव EAX में एक वैल्यू स्टोर करवा दूं 0 F F F F F और ये H, इट्स अ ह्यूज वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 और चलो मैं यहाँ पर एक और ऐप दे देता हूँ, ये एक बड़ी वैल्यू है और ये एस से मैंने डिनोट कर दिया कि एक हेक्साडेसिमल की फुल वैल्यू है। अब रजिस्टर जब हमारा फुल होता है तो वो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मूव EBX कॉमा, इसको भी सेम वही वैल्यू दे दी जो मैंने यहाँ पर दी थी। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब क्लास मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट? EBX ऐसे लिखते हैं। अगर दो रजिस्टर की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो हम मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखेंगे। कैन आई गेट अ यस? यस। अच्छा जनाब, खाली EBX लिखेंगे। कोई स्टूडेंट कह रहे हैं इनका नाम मुझसे नहीं लिया जा रहा भाई, नाम आपकी प्रोनाउंसिएशन में गलत ना कर दूं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। और अलीना क्या कह रही हैं कि EAX तो मल्टीप्लिकेशन में होता ही है। हाँ एग्जैक्टली तो यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि क्या अब मुझे यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत है, और अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या ये मुझे कॉल राइट इंटीजर की वैल्यू जो है वो रिटर्न करके देगा या नहीं? इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो कीप दैट इन माइंड कि भाई मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन को ये इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती, इसको पता है कि इसका डेस्टिनेशन EAX ही होगा। हाँ उसका सोर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई सोर्स कौन सा हो सकता है, आइदर EBX हो सकता है, ECX हो सकता है, EDX हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है, बट इसका डेस्टिनेशन ऑलवेज क्या होगा, EAX होगा। तो आपने जब भी मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन को लिखना है तो EAX रजिस्टर, चाहे वो वेरिएबल के साथ लिखो या किसी रजिस्टर के साथ लिखो, लेकिन EAX की में एक वैल्यू आपकी होनी चाहिए, वरना जो है, क्योंकि इसकी डिसअसेंबली में हमने ये देखा था कि मैं मैं F11 करता हूं तो इसकी डिसअसेंबली में ये चीज पहले से डिफाइन थी। तो मैं डीबग में जाता हूं यहाँ पर और इसकी डिसअसेंबली में जाने के बाद यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को देखिए कि मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन में इसका डेस्टिनेशन पहले से क्या है, EAX है। हाँ EBX में आप अपनी कोई वैल्यू दोगे। तो मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ, EAX में वैल्यू हमारी चले गई, सही है, एफ फुल वैल्यू चले गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लास 2 मिनट मुझे दीजिए प्लीज, आई विल गेट बैक टू यू।
जनाब, तो यहाँ पे बात कर रहे थे भाई, इसके डिसअसेंबली में पहले से EAX मौजूद है। तो मजीद मैं स्टेप ओवर करता हूँ, और स्टेप ओवर करने के बाद क्लास यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल जो वैल्यू आई है मेरे पास वो क्या आई है, ये आई है। और यहाँ पर ये जो EBX की वैल्यू है, सॉरी EDX में हमारे पास क्या चले गई, ओवरफ्लो की वैल्यू चलेगी। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब मैं इस नंबर को इस नंबर से क्या करवाऊंगा, फुल इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मेरे पास जो जो पूरी ओवरफ्लो की जो वैल्यू होगी वो EDX में जाएगी, और जो एक्चुअल मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, वो EAX में जाएगी। अब इसी की मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं डिवाइड के लिए। गालिबन समझिएगा इस चीज़ को कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ सिंपल 9 की, और यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ 2। अब आपको पता है ये बात कि भाई 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये परफेक्ट डिविजिबल है, आइदर यस और नो? नो। सही है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कहानी ये बनती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मूव करवाता हूँ एक वैल्यू, मूव EDX कॉमा यहाँ पर 0। सही है, ये सिर्फ समझने के लिए हम ये वाला काम करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए वाला काम करते हैं। और उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ डिवाइड। डिवाइड के साथ भी वही वाला काम होगा जो हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था, कि डिवाइड में हमें डेस्टिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। डिवाइड में भी बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन क्या होती है, EAX होती है, जैसे मल्ट में होती थी। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई 9 जो है वो डिवाइड होने जा रहा है 2 से, और स्टोर किस में होगा, जो रिजल्ट जो स्टोर होगा वो बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन में ही होगा। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या कहानी हो रही है। मैंने कर दिया स्टेप ओवर। अब क्लास यहाँ पे देखिए कि पहले इंस्ट्रक्शन मेरे पास क्या है, इसकी डिसअसेंबली में भी पहले हम लोग देख लेते हैं भाई। इसकी डिसअसेंबली में आप यहाँ पे देखें डिवाइड के इंस्ट्रक्शन है, डिवाइड EBX, और इसकी असेंबली में क्या है कि भाई इसका डेस्टिनेशन फिक्स है डिवाइड के लिए EAX। स्टेप ओवर करते हैं कि भाई EAX में 9 वैल्यू चले गई, फिर दोबारा स्टेप ओवर करते हैं EBX में हमारे पास 2 वैल्यू चले गई। अब उसके बाद नोटिस कीजिए तीसरी इंस्ट्रक्शन मैंने कहा कि भाई EDX में कोई गार्बेज वैल्यू है पहले से मौजूद है, मैंने उसको क्लियर करके उसको कर दिया 0। तो अब यहाँ पर देखिए जब ये तीसरी इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट हुई तो इसने EDX को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब डिवाइड करने जा रहे हैं हम 9 और 2 की वैल्यू को, तो इसका मतलब ये है कि भाई 9 और 2 जो है वो परफेक्ट डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये हमें पता है कि भाई 2 के टेबल में 9 नहीं आता पूरा, लेकिन उससे छोटा आता है 8। तो कितने टाइम्स आता है, 2 4 का 8 आता है। अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचता है 1। अब रिमाइंडर जो जाएगा वो EDX में जाएगा, और जो 4 जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, EAX में। तो मैं यहाँ पर जैसे स्टेप ओवर करता हूँ तो क्लास ये देखिए कि भाई 9 को 2 से डिवाइड किया तो EAX में वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 4। अब ये 4 क्या वैल्यू थी भाई, 9 और जो 2 जो है वो परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, इसमें एक रिमाइंडर बचेगा। अब जो भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड की टर्म में वो वैल्यू जाती है EDX में, और जो एक्चुअल रिजल्ट जो होता है, जो आंसर होता है हमारे पास, यानी कोएफिशिएंट होता है वो हमारा, वो किस में जाता है, EAX में। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कीजिए प्लीज। सर एक बार फिर से समझा दें। चलो दोबारा बता देते हैं भाई। अगर सर रिमाइंडर जो क्वेश्चन जो है पॉइंट्स में हो, जैसे 4.5। देखो हमेशा याद रखिएगा रजिस्टर में कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं जाती। अब जो इसका आंसर जो था ना, आंसर, चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट फ्लोट। यहाँ पे पहले आप इसका आंसर देख लेना भाई, कॉल
वेट MSG अजान भी हो रही है भाई इसको जनाब, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि जो वैल्यू जो जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, रजिस्टर्स में जा रही हैं। अब जो मेरा एक्चुअल जो आंसर था वो क्या था, गालिबन EX। एक्चुअल जो मेरे पास वैल्यू थी वो क्या थी, कोएफिशिएंट जो था मेरे पास वो क्या था 4, और जो इसका रिमाइंडर बचा वो EDX में जाएगा। तो ये क्योंकि हम लोग असेंबली लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो इसमें रजिस्टर में कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं जाती। हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर इसके असेंबली में ये चीज डिफाइंड है कि भाई जो पॉइंट की जो वैल्यू होगी, यानी कोई भी अगर जैसे कि 9 और डिवाइड बाय 2, इसका आंसर यकीनन कुछ ना कुछ पॉइंट में आता, आई थिंक 4.1 या समथिंग कुछ ऐसा आता, बट रजिस्टर में पॉइंटिंग वैल्यू नहीं आती। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में हम लोग पहली क्लास से देखते आ रहे हैं कि रजिस्टर में कौन सी वैल्यू जा रही है, डेसिमल वो जा रही है, हेक्साडेसिमल वैल्यू जा रही है। आपको अगर प्रिंट करवाना है तो भाई कोई वेरिएबल की वैल्यू उठाओ, सही है, वेरिएबल की टाइप जो रख दो वो आप कोई फ्लोट टाइप रख दो, तो उसमें आपका रिमाइंडर जो है वो पॉइंट में इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं टोटल रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर में हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू जा रही है डिवाइड होने के बाद, तो वो किस में जा रही है, EX में जा रही है, और जो हमारे पास रिमाइंडर जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, EDX में जा रहा है। अच्छा जनाब, सवाल क्या है सर, क्वेश्चन तो EX में आएगा, प्रिंट भी हो रहा है, बट रिमाइंडर EDX में, तो वो प्रिंट कैसे होगा जनाब, उसका भी तरीका है। आप लोगों के पास एक टास्क आएगा, आई थिंक किस में है, लैब नंबर 2 में ही है शायद, या लैब नंबर 3 में होगा। एक टास्क आएगा, देख ले, हाँ ये रहा, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड 2 नंबर्स, प्रिंट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विद द लेवल। आपको क्या करना है, दो नंबरों को डिवाइड करवाना है और क्वेश्चन भी प्रिंट करवाना है और रिमाइंडर भी प्रिंट करवाना है। तो गालिबन यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें प्रिंट करवाना है। अब ये राइट डेसिमल किसकी वैल्यू को उठाएगा, EX की वैल्यू को। आपने यहाँ पर खैर मैं ये टास्क की आप लोगों को करके दे रहा हूं, तो दोबारा से आपने क्या करना है कि भाई मूव EAX के अंदर EDX की वैल्यू, फिर उसके बाद मूव करो, फिर दोबारा लिख दो कॉल राइट डेसिमल। तो अब इससे क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। यहां पे देखिए ये 4 क्या था, ये 4 मेरा कोएफिशिएंट था, और ये 1 जो था वो मेरा क्या था, रिमाइंडर था। तो इस वाले टास्क में आप लोगों को ये करना था कि भाई रिमाइंडर प्रिंट करवा दो, दो नंबरों को डिवाइड करवा दो, रिमाइंडर प्रिंट करवा दो और कोएफिशिएंट प्रिंट करवा दो। तो हमने ये समझा कि भाई जो हमारे पास कोएफिशिएंट जो आता है, जो दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, जो एक्चुअल आंसर आता है वो EAX स्टोर करता है अपने पास, और जो रिमाइंडर जाता है वो EDX स्टोर करता है अपने पास। तो आपने सबसे पहले रिमाइंडर प्रिंट करवा लिया, तो अब आपका रिमाइंडर वंस एक दफा प्रिंट हो गया, वो दोबारा इसकी 9 की जरूरत नहीं है, प्रिंट हो चुका है। फिर हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन, फिर जो हमने क्या किया कि जो रिमाइंडर था हमारे पास जो कि EDX में स्टोर था 1, तो हमने वापस इसको भेजा EAX में, तो इसने 9 की वैल्यू को ओवर